नमस्कार दोस्तों, मैं विषय चित्रांशी। स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, आयोगों की नई श्रृंखला में आज हम निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। निर्वाचन आयोग के गठन की शक्ति पूर्ण रूप से कार्यपालिका में निहित होती है। कार्यपालिका इनके नामों की संतुष्टि या इनकी अनुशंसा राष्ट्रपति के पास भेजती है और राष्ट्रपति अंतिम रूप से इनकी नियुक्ति चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सहायक इलेक्शन कमिश्नर के रूप में कर देते हैं। इनके बारे में जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, मूलभूत जो आपको जानकारी है, वो यहाँ से मिल जाएंगी। एक्चुअली हम लोग ये पढ़ने जा रहे थे कि संविधान में उल्लिखित है आर्टिकल 324 टू 329, ये है आपका इलेक्शन कमीशन से संदर्भित। और इसमें जो है कि आर्टिकल 326 जो है ना, ये हमें यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक मताधिकार, ये हमें सार्वभौमिक मताधिकार देता है। ये एक्चुअली संसद के रूप से है, क्योंकि आप इसे कोई भी चीज़ जब आप आर्टिकल के भीतर पढ़ रहे होंगे तो आपको ये आइडिया होगा कि यह चीज़ें संविधान में निर्धारित की गई हैं और उनसे ये शक्तियां हमें आम नागरिक को डिलीवर की जा रही हैं। आर्टिकल 326 सार्वभौमिक मताधिकार दिखाता है। इनसे संबंधित सभी प्रकार के जो विवाद हैं, इनसे संबंधित जितने इश्यूज हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उनसे पहले ये जान लीजिए कि यह एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र बॉडी है जो कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इसका गठन किया गया था। यानी कि अगर देखें, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि जो इलेक्शन कमीशन है यह किस लिए बनाई गई थी। एक तो ये स्वतंत्र निकाय है, दूसरा इसका जो मूल उद्देश्य था वह ये था कि यह निष्पक्ष रूप से चुनावों को जो है कि आयोजित कराए। चुनावों को निष्पक्ष रूप से आयोजित कराने का मतलब ये था कि जब कभी छोटी पार्टियां भी चुनाव में अगर भाग ले रही हों, उनकी सहभागिता दर्ज हो रही हो, वह भी अपने प्रतिनिधि को खड़ा कर रहे हों, तो ऐसे में जो बड़े दल हैं, बड़े राजनीतिक दल हैं, उनके बैनर के तले जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे किसी भी स्थिति में ये जो छोटे दल हैं जिनके पास आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वो भी उनका मुकाबला कर सकें। इसलिए वो निष्पक्ष चुनाव की आधारशिला बनेगी। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन की जो बॉडी है, शुरू में इलेक्शन कमीशन जो है ये शुरू में एक सिंगल यानी कि एक सदस्य संस्था होती थी, लेकिन बाद में इसे जो है कि एक और मतलब इसके लिए 2 और सहायक चुनाव आयुक्त बनाए गए। देखिए, एक डेट लाइन जैसी है, उसे समझ लीजिए। 1988 ये एक दौर था जब भारत के प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। राजीव गांधी ने 1988 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आए और इस अमेंडमेंट में जो भारत में मताधिकार का अधिकार था, मत देने का जो अधिकार था, उसकी आयु 21 वर्ष पूर्व निर्धारित थी। यानी कि 21 वर्ष तक के लोग पहले से वोट दे सकते थे। राजीव गांधी ने इस एज बार को कम करा और इसे 18 ईयर्स कंटिन्यू किया। यानी कि अब जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी करेंगे वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं राज्य विधानसभा के चुनावों में या लोकसभा के चुनावों में। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ 1988 इसलिए और 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसलिए आवश्यक है कि जिस समय इलेक्शन कमीशन बॉडी जो थी ये 1988 तक एक सदस्य थी, एक सदस्यीय, यानी कि जो इसके चेयरमैन थे वही सब कुछ हुआ करते थे इलेक्शन कमीशन के। लेकिन 1988 में जो संविधान संशोधन हुआ और इसके बाद जो इसका परिणाम रहा वो ये रहा कि 1989 में पहली बार इस संस्था को ये स्वरूप दिया गया, यानी कि 1+2, एक चेयरमैन और 2 जो है कि सहायक चुनाव आयुक्त। लेकिन यह व्यवस्था अगले ही वर्ष यानी कि 1990 में रिवर्स कर दी गई और फिर से इसे एक सदस्यीय संस्था बना दिया गया। यानी कि 1988 तक यह एक सदस्य हुआ करती थी। 1989 में इसे 1+2 नेचर का बनाया गया, लेकिन अगले ही वर्ष 1990 में इसे फिर से एक सदस्यीय संस्था बना दिया गया। लेकिन आगे चल के 1993 ये एक ऐसा ईयर था जब इसे वापस से रिवर्स किया गया और इसे 1+2 नेचर फिर से एस्टेब्लिश कर दिया गया और अब तक यानी कि 2022 तक
यह जो नेचर है इसका 1+2 नेचर का ही संस्था ये अभी प्रेजेंट में काम कर रही है। एक और चीज़ समझिए आप, जैसे ही वोट देने का एज बार 21 से 18 वर्ष किया गया, एज बार कम की गई, लेकिन अब वोटर्स की संख्या तो बढ़ गई, तो इसलिए आवश्यक यह हुआ गया कि चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय बने ताकि चुनाव को अच्छे ढंग से निष्पादित किया जा सके। ठीक है, एक और चीज़ समझिए इसमें, इनके जो इनके मूल में था वो ये था कि 1+2 नेचर के, आज की डेट में ये बॉडी 1+2 नेचर की है। अब ये बताइए कि जो इनकी योग्यता होगी वो क्या होगी। तो योग्यता का जो निर्धारण है वो संविधान में कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कार्यपालिका और राष्ट्रपति के अनुरूप, यानी कि राष्ट्रपति के विवेक में अगर अच्छा व्यक्ति है, उसे एक्सपीरियंस है इन मामलों का, तो उसे उस व्यक्ति के रूप में इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। हालांकि इनकी जो कुल कार्यकाल की अवधि होगी, इनके कार्यकाल की जो कुल अवधि होगी वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगी, विच एवर इज अर्लियर। यानी कि अगर 6 वर्ष पहले हो जाए तो कार्यकाल पूरा हो जाएगा, या 65 वर्ष पूरा हो जाए पहले तो कार्यकाल पूरा हो जाएगा। अब एक चीज़ और समझिए, ये जो इलेक्शन कमिश्नर है और सहायक इलेक्शन कमिश्नर है, इन दोनों की जो पावर होगी वो बिल्कुल सेम होगी, ये बिल्कुल सेम होगी, और कोई भी निर्णय जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा मेजॉरिटी के आधार पे। ठीक है, मेजॉरिटी के आधार पे। और इनके जो वेतन की बात की जाएगी अगर, तो इनके जो सैलरी एंड अलाउंसेस होंगे, इनके जो सैलरीज होंगी, दिस इज ऑल अबाउट सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ जजेस। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो वेतन और भत्ते होंगे वो सब कुछ इन्हें मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ ये देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन और भत्ता होगा वो मिलेगा, लेकिन इनकी सैलरी पे किसी प्रकार की वोटिंग नहीं की जा सकती। यानी कि इनके कार्यकाल के दौरान इनके सैलरी में से कोई भी चीज़ें कम नहीं किया जा सकती, इनके पारिश्रमिक कम नहीं किया जा सकता, या अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की वजह से हो गई है। एक और चीज़ आपको आइडिया होगा कि 1973 में हमने पहली बार जो है कि नगर पालिका 1976 में हमने पहली बार नगर पालिका और ग्राम पंचायतों को ऐड किया था, और ये था 1976 में पहली बार हमने नगर पालिका और ग्राम पंचायतों को जो है कि ऐड किया था। और इसमें जो है कि हमने ये भी देखा था कि दरअसल ये 73rd अमेंड हुआ करता था, ठीक है, 1976 में। और इसमें जो है कि हम लोगों ने पहली बार यानी कि संविधान में संशोधन करके ग्राम पंचायतों को और नगर पालिकाओं को कुछ अधिकार दिए गए थे। कुछ अधिकार इसके लिए सुरक्षित किए गए थे कि कौन कौन से विषयों पर लागू किया जाएगा और कौन कौन से विषय ऐसे होंगे जिन पर निर्णय की शक्ति ग्राम पंचायतों या नगर पालिका को होगी। उनमें से ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था करना, ग्राम न्यायालय इन द सेंस वो हाई कोर्ट वाला नहीं, ग्राम न्यायालय यानी कि जो मिल बांट के या एक साथ बैठ के किसी विवाद का निपटारा कर सकते थे, उनके लिए ये बात की जाती थी। एक और समझिए, समय समय पर कभी कभी कुछ कन्फ्यूज़न या चीज़ें आती रहती हैं कि विवाद के निर्णय में, विवाद के मामले इनके संबंधित आते रहते हैं। समस्या क्या होता है, अभी कुछ दिन पहले एक इशू ये हुआ कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके जैसे इनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर का जो चेयरमैन है ये इनको जो है कि अपने कार्यकाल का पूरी सुनिश्चितता प्राप्त है या अपने कार्यकाल के दौरान कहीं भी इनको हटाया नहीं जाएगा, लेकिन इनके जो सहायक आयुक्त हैं इनको कार्यकाल की सुनिश्चितता प्रदान नहीं की गई है। इसका मतलब यह है कि कार्यपालिका का जो हस्तक्षेप है वो लगातार बढ़ सकता है और इस पद का दुरुपयोग किया जा सकता है और इस पद के दुरुपयोग का लाभ लेके अपने पक्ष में चुनाव को झुकाया जा सकता है, ऐसा माना गया। ठीक है, ये चीज़ें आपकी हैं। लेकिन एक चीज़ और समझिए आप, अगर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पूर्ण रूप से कार्यपालिका के हाथ में, जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो इसमें ऐसी संभावना लगातार बनी रहती है कि चुनाव निष्पक्ष हो पाएंगे या नहीं। ठीक है, देखिए एक और जो फैक्ट फिगर की बात है कि जो हमारे पहले लोकसभा चुनाव हुए वो 51 और 52 में हुए, 1951 और 52 में। इस समय तक हमारी जो कुल लिस्टेड वोटर्स की संख्या थी वो थी 17 करोड़, लेकिन 2019
2019 में यह संख्या बढ़ के 19 करोड़ हो गई, जो कि विश्व में सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है। यानी कि भारत में वोटिंग का प्रयोग करने वाले, मताधिकार का प्रयोग करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। हालांकि हमारी जनसंख्या भी उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब कभी बात की जाएगी, ये जो चुनाव आयोग है ना, इलेक्शन कमिश्नर कमीशन, ये बेसिकली चुनाव उनके कराएंगे। तो इलेक्शन कमीशन बेसिकली चुनाव कराएगा दो, एक तो होगा पार्लियामेंट का और दूसरा होगा स्टेट असेंबलीज का। पार्लियामेंट में भी दो, लोकसभा और राज्यसभा। स्टेट असेंबलीज में भी विधान परिषद और विधान सभा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सब तो चुनाव करा ही दे रहा है ये, संसद के भी सारे चुनाव, लोकसभा के भी सारे चुनाव। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन इज एन डिफरेंट बॉडी, बट स्टेट इलेक्शन कमीशन इज एन अनदर डिफरेंट बॉडी। यानी कि मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो इलेक्शन कमीशन है ये एक अलग बॉडी होगी जो कि चुनाव कराएगी पार्लियामेंट की, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की। साथ ही ये स्टेट असेंबलीज के भी चुनाव कराएगी, जिसमें कि विधानसभा और विधान परिषद शामिल होगी। लेकिन स्टेट असेंबलीज के जो चुनाव होंगे इसके अंदर, वो होंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये एकदम अलग बॉडी है। इलेक्शन कमीशन इज एन डिफरेंट बॉडी, स्टेट इलेक्शन कमीशन इज ऑल्सो एन डिफरेंट बॉडी। ठीक है, ये किनके चुनाव कराएंगे? ये नगर पंचायतों के चुनाव कराएंगे, नगर पालिकाओं के चुनाव कराएंगे, साथ ही ग्राम पंचायतों के चुनाव कराएंगे। यानी कि जो ग्रास रूट लेवल की चीज़ें हैं उनके चुनाव कराएंगे। तो इन तीनों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास है, जिनकी सारी उनके परिसीमन। अच्छा, जब भी कोई आयोग है, यानी कि इलेक्शन कमीशन या स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये दोनों अपने चुनाव कराने से पूर्व परिसीमन आयोग, मैं यहां लिख दे रहा हूं, दिस इज परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग से कंसल्ट करके उन सभी क्षेत्रों को निर्धारित करेगा जहां पे कि चुनाव होने हैं, कितनी जनसंख्या को किस भाग में बांटना है। बांटने का सेंस कि निर्धारित करना पड़ेगा ना कि आखिर किस बूथ संख्या तक कितने लोग, कितने गांव के, कितने शहर के, कितने नगर निगम के लोग इस बूथ तक आएंगे वोट करने के लिए। तो इन सभी का निर्धारण परिसीमन आयोग की सहायता से इलेक्शन कमीशन या स्टेट इलेक्शन कमीशन अपने अपने आधार पर कर लेता है। देखिए, एक और चीज़ जो एडिशनल जानकारी है वो ये है कि जब भी वोटिंग आप कर रहे होते हैं तो आपके नल पे जो है कि एक पेंट लगाई जाती है, एक स्याही लगाई जाती है, और उसे कहा जाता है इंडेलिबल इंक, इनडेलिबल इंक। और ये इनडेलिबल इंक जो है भारत में बनती है, और भारत में एकमात्र कंपनी है, सिंगल कंपनी है जो ये बनाती है, और लगभग 20 से अधिक देशों में इसे एक्सपोर्ट भी करती है। द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी इज मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड। एकमात्र कंपनी ऐसी है जो कि नेल पेंट बनाती है और उसे जो है कि 20 से अधिक देशों में निर्यात करती है। जो नेल पे लगाई जाती है वो स्याही, उसका नाम क्या है? वो है सिल्वर नाइट्रेट, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट। और इसका यूज़ क्यों किया गया? इसका यूज़ इसलिए किया गया कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहचान कराने में सक्षम हो सके कि किन लोगों ने इसका वोट किया है। दरअसल क्या होता था कि कुछ ऐसे स्टेट भी होते हैं जहाँ पे कि बूथ कैप्चरिंग जैसी चीज़ें सुनने में आती हैं, जहाँ पे कि बाहुबली जो लोग होते हैं, सो कॉल्ड बाहुबली जैसे लोग आते हैं और बूथ कैप्चर करके अपने पक्ष में मतदान करा लेते हैं, उसे कहा जाता है बूथ कैप्चरिंग इलेक्शन। उसमें क्या होता है कि लोग अपने हिसाब से अपने पक्ष में जो है कि चुनाव को झुका लेते हैं। इससे बचने के लिए और फेयर इलेक्शन कराने के लिए इस चीज़ का शुरुआत की गई कि आपके नेल पे जो है कि एक इंक लगाई जाएगी, दैट इज इंडेलिबल इंक एंड दिस इज सिल्वर नाइट्रेट। एक और चीज़ समझिए, सिल्वर नाइट्रेट आपने लगा तो दिया, लेकिन आपने देखा होगा कि अचानक से जो है कि ईवीएम का यूज़ भारतीय इलेक्शन में किया जाने लगा था। भारतीय इलेक्शन में ईवीएम का यूज़ सबसे पहले 1982 में इंट्रोड्यूस किया गया। सबसे पहले 1982 में ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया गया। 1982 ईवीएम वर इंट्रोड्यूस्ड और इसे यूज़ भी किया गया इसी दौरान। ठीक है,
लेकिन इसके बाद भी 1988 तक हमारे जो चुनाव थे वो होते थे बैलेट पेपर के थ्रू, बट इन द टर्म ऑफ 2004 ईवीएम बिकेम कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी इलेक्शन। 2004 में ईवीएम को पूर्ण रूप से सभी चुनावों के लिए लागू कर दिया गया। अब कहीं भी बैलेट पेपर चुनाव नहीं होते हैं, हर जगह अब ईवीएम का यूज होता है। ईवीएम पे भी तरह तरह के विवाद होते रहते हैं कि ईवीएम हैक कर लिया गया, ईवीएम को जो है कि टेम्पर किया गया है, ईवीएम को टेम्पर करके अपने पक्ष में वोट पड़ाई जा रही है। ऐसा चीज़ें नहीं है। ईवीएम बहुत ही टेस्टेड मशीन है जो कि लोगों को अपने मत देने के और मत जिसको दिया गया है उसी के पक्ष में वोट पड़ता है और इसके लिए सुरक्षित करता है, आपको सुरक्षा भी देता है। अगर इससे भी नहीं होता है तो देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड वीवीपैट। इससे आपकी एक पर्ची निकलती है जो कि आपको बताती है कि आपने किस प्रत्याशी को और किस राजनीतिक पार्टी को वोट करा है। तो इसके लिए ईवीएम पे बहुत ज़्यादा सवाल उठाने जैसा नहीं है, क्योंकि ये देश के चुनाव हैं और देश के चुनाव में एक निष्पक्ष, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का गठन इसीलिए किया गया था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकें, यानी कि निष्पक्ष और इम्पार्शियल, निष्पक्ष और फेयर चुनाव करा सकें। इसलिए ही इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया था। तो इलेक्शन कमीशन अपना काम अच्छे से कर रही है। हाँ, ये जरूर है कि कहीं ना कहीं विवाद उठते रहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के सहायक आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति का आधार तो उनके पास है, लेकिन इनको अपने कार्यकाल का पूरी सुनिश्चितता प्राप्त नहीं है, जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर को है, यानी कि चेयरमैन को है। तो ऐसे में चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और ये आज के लिए आपका इलेक्शन कमीशन टॉपिक, दैट इज मोर देन एनफ आई थिंक एज वेल एज। तो अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा हो तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।